देखिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अमीन फ्लिपिंग। जितने भी अमीन्स होते हैं वो फ्लिप करते हैं, इसी फिनोमेना को अमीन फ्लिपिंग कहा जाता है। तो अमीन मान लीजिए कोई भी अमीन है, 1 डिग्री का अमीन हो, 2 डिग्री का अमीन हो, 3 डिग्री का अमीन हो, तीनों डिग्री के अमीन फ्लिप करते हैं। अब फ्लिप कैसे करते हैं, तो ये मान लीजिए ये 1 डिग्री का अमीन है RnH2, ये 2 डिग्री का अमीन हो गया RnHR, ये 3 डिग्री का अमीन हो गया। अब ये तीनों अमीन्स के पास है एक एक करके लोन पेयर रहता है। नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर। तो ये 1 डिग्री का अमीन, ये 2 डिग्री का अमीन, ये 3 डिग्री का अमीन। ये 1 डिग्री का अमीन इसलिए क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन और R माने कार्बन, नाइट्रोजन और कार्बन का एक बॉन्ड है, तो ये 1 डिग्री। यहाँ पे नाइट्रोजन 2 कार्बन से जुड़ा है, एक इस कार्बन से, दूसरा इस कार्बन से। तो नाइट्रोजन जितना कार्बन से जुड़ा होता है उतना डिग्री का अमीन होता है। यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है, R माने कोई कार्बन का ग्रुप है, माने एल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल कुछ भी ले सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन 3 कार्बन से जुड़ा है तो 3 डिग्री, 2 कार्बन से जुड़ा है 2 डिग्री, 1 कार्बन से जुड़ा है 1 डिग्री। अब फ्लिपिंग कुछ इस तरीके से होता है, इस नाइट्रोजन के पास जैसे हम 1 डिग्री अमीन के साथ काम करें, सब में मैकेनिज्म बराबर होगा। अब जब 1 डिग्री अमीन को पकड़ लीजिए तो ये नाइट्रोजन के पास एक तो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन नाइट्रोजन का पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। तो देखिए नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन, 2 हाइड्रोजन इसके पास और 1 R ग्रुप, मैंने 3 ग्रुप है और 1 लोन पेयर। तो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ, 1 सिग्मा बॉन्ड अल्काइल ग्रुप के साथ और 1 लोन पेयर। तो 2 सिग्मा बॉन्ड और 1 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस 1 लोन पेयर, माने 4 हुआ। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। वैसे यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3, यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन मैंने टेट्राहेड्रल शेप होगा। तो ये लोन पेयर कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर प्लेन में होगा। लोन पेयर ऊपर की तरफ है, एक हाइड्रोजन कुछ इस तरह से है, दूसरा हाइड्रोजन जो कि प्लेन के भीतर में है वो यहाँ पर है, और तीसरा ग्रुप R ग्रुप यहाँ पर है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये नाइट्रोजन के पास 3 ग्रुप है। इस 3 ग्रुप में एक तो नाइट्रोजन ऊपर की तरफ है, एक तो हाइड्रोजन है, और एक तो हाइड्रोजन और एक तो R ग्रुप। अब इन ग्रुप का ये सब, चूँकि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से इसका जो अरेंजमेंट होगा वो टेट्राहेड्रल शेप का होगा। तो टेट्राहेड्रल शेप का इस तरह से बना सकते हैं, एक तो हाइड्रोजन ये, दूसरा हाइड्रोजन इस तरह का और R ग्रुप इस तरह का। तो देखिए ये वाला हाइड्रोजन इस प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन में है, ये वाला हाइड्रोजन इस बोर्ड के भीतर वाले प्लेन में है, और ये वाला R ग्रुप इसी प्लेन में है। तो अब देखिए इसका टेट्राहेड्रल शेप बन गया है। अब ये नाइट्रोजन, ये RnH2 इस तरह से है, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक R यहाँ। अब इसमें होगा फ्लिपिंग कुछ इस तरह से होता है। पहले फ्लिपिंग जब होगा तो ये लोन पेयर अभी ऊपर की तरफ है, अब ये लोन पेयर नीचे की तरफ आ जाएगा। चूंकि ये लोन पेयर ऊपर की तरफ है तो फ्लिपिंग होने के कारण से फ्लिपिंग कुछ इस तरह से होता है। ये लोन पेयर ऊपर की तरफ और यहाँ पे R ग्रुप नीचे की तरफ, तो R ग्रुप ऊपर चला जाता है और लोन पेयर नीचे आ जाता है, और ये सब ग्रुप। तो फ्लिपिंग की तरह ये होगा कि जो लोन पेयर ऊपर की तरफ है वो नीचे आ जाएगा, R ग्रुप ऊपर चला जाएगा, ये H जो प्लेन के भीतर में है वो प्लेन के ऊपर में आ जाएगा, और ये H जो प्लेन के ऊपर में है वो प्लेन के भीतर में आ जाएगा। मैंने फ्लिपिंग का सीधा मीनिंग है जो ग्रुप अभी इस तरह से है अब वो ग्रुप उलट जाएगा, इसलिए हम लोग इसको फ्लिपिंग बोलते हैं। तो N यहाँ पे आ जाएगा, N के पास लोन पेयर अब नीचे की तरफ आ गया है। देखिए लोन पेयर नीचे की तरफ आ गया है, एक तो H जो नीचे की तरफ था वो H इधर आ गया है, एक तो H इधर आ गया है और R इधर आ गया है। तो देखिए हम लोग इसको फ्लिपिंग का सीधा मीनिंग हुआ, इसका जो भी पहले का कॉन्फ़िगरेशन था वो कॉन्फ़िगरेशन अब उलट गया है। तो चूंकि ये कॉन्फ़िगरेशन सीधा उलट के ये कॉन्फ़िगरेशन बन गया है तो इसको हम लोग फ्लिपिंग बोलते हैं। अब हमको ये समझना है कि फ्लिपिंग जब होता है तो फ्लिपिंग होने के कारण से नाइट्रोजन का जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो घट जाता है। फ्लिपिंग होने के कारण से नाइट्रोजन का बेसिक स्ट्रेंथ क्यों घटेगा, क्योंकि जब भी फ्लिपिंग होगा तो पहले ये फॉर्म में था, बाद में ये फॉर्म बन गया है, लेकिन इन दोनों फॉर्म के बीच में भी एक फॉर्म होता है, उस फॉर्म को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बीच वाला फॉर्म जो है, बीच वाला फॉर्म कुछ इस तरह से बन जाएगा। देखिए ये फॉर्म A, ये फॉर्म B, इनिशियल फॉर्म ऐसा था, बाद में फॉर्म ऐसा बन जाएगा, लेकिन इन दोनों के बीच में जो फॉर्म बना होगा वो फॉर्म इस तरह से बना होगा। नाइट्रोजन यहाँ पे, ये एक हाइड्रोजन इसी प्लेन में होगा, दूसरा हाइड्रोजन भी इसी प्लेन में होगा और R ग्रुप भी इसी प्लेन में होगा, और नाइट्रोजन का जो ये लोन पेयर है ये p ऑर्बिटल में होगा। तो ये है फॉर्म। ये फॉर्म का मीनिंग ये है कि यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन, यहाँ पर भी एक R ग्रुप। ये तीनों ग्रुप जो हैं, ये तीनों ग्रुप अभी एक ही प्लेन में है। माने ये तीनों ग्रुप को मेरे हाथ के प्लेन में सोच लीजिए, एक हाइड्रोजन यहाँ पर, दूसरा हाइड्रोजन यहाँ पर और तीसरा हाइड्रोजन ये लिटिल फिंगर में। तो जब भी ध्यान दे दीजिए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन एक प्लेन है,
दूसरा हाइड्रोजन ये मार्कर और तीसरा हाइड्रोजन इस तरह से। तो चूंकि तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में है, अब ये तीनों ग्रुप एक ही प्लेन में आ गया है, तो ये होता है हम लोग का इंटरमीडिएट। तो ये था पहले, इंटरमीडिएट बन गया, ये फाइनल बन गया ये। तो इंटरमीडिएट जब बनता है तो इंटरमीडिएट प्लेनर स्ट्रक्चर बन जाता है। ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने के कारण से इसका टेट्राहेड्रल या पिरामिडल शेप, ये भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसका टेट्राहेड्रल पिरामिडल शेप। लेकिन जब देखिए ये शेप से ये शेप आने का मैकेनिज्म क्या है, ये लोन पेयर ऊपर की तरफ था, ये लोन पेयर उलट के नीचे आ गया है। अब ये तीनों ग्रुप जो नीचे की तरफ इस तरह से क्या हुआ है, ये तीनों ग्रुप जो नीचे की तरफ इस तरह से शो हुआ है, ये तीनों ग्रुप उलट के ऊपर की तरफ हो गया। तो देखिए ये तीनों ग्रुप नीचे की तरफ इस तरह से था और लोन पेयर ऊपर में था, ये लोन पेयर ऊपर में और तीनों ग्रुप नीचे में। अब ये ग्रुप क्या होगा, उलट जाएगा। तो ये नीचे वाला ग्रुप जो नीचे में था वो ऊपर चला गया और जो लोन पेयर ऊपर की तरफ था वो नीचे चला गया। तो ये वाला है ये फाइनल स्टेट। अब ये फाइनल स्टेट होने से पहले इनिशियल स्टेट ऐसा था, फाइनल ऐसा बन गया, लेकिन इनिशियल से फाइनल होते समय ये तीनों ग्रुप एक प्लेन में आ जाते हैं, इस प्लेन में। तो वो एक ही प्लेन में जो आ जाते हैं उसको हम लोग इस स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी ये हाइड्रोजन R और ये H ये सब एक प्लेन में नहीं है, ये सब डिफरेंट प्लेन्स में है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में ये तीनों एक ही प्लेन में है। और जब ये एक ही प्लेन में आ गया तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, sp3 से हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। तो देखिए पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 था, अब हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp2। जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 से sp2 गया तो sp3 में परसेंटेज s कैरेक्टर 25%, लेकिन sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर 33%। तो हम लोग देख रहे हैं कि नाइट्रोजन की फ्लिपिंग करने के कारण से एक बार इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन रहा है, और जब भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 बन रहा है तो इसमें परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ रहा है। परसेंटेज s कैरेक्टर बढ़ना माने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ना। अब अगर दी फ्लिपिंग करने के कारण से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो नाइट्रोजन का लोन पेयर देने का टेंडेंसी घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी माने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी, माने अब ये नाइट्रोजन का लोन पेयर को अपने पास रखने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा। फ्लिपिंग करने के कारण से चूंकि हाइब्रिडाइजेशन sp2 हुआ तो s कैरेक्टर बढ़ गया, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया, तो इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी बढ़ गया। अब इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखने का टेंडेंसी बढ़ गया माने छोड़ने का टेंडेंसी घट गया, और इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने का टेंडेंसी को ही हम लोग बेसिसिटी बोलते हैं। नाइट्रोजन अपना लोन पेयर रिलीज करके H+ को अटैक करता है, तो लोन पेयर रिलीज करता है तभी H+ को अटैक करेगा, लेकिन लोन पेयर रिलीज ही नहीं करेगा तो H+ को अटैक ही नहीं कर पाएगा। लोन पेयर क्यों नहीं रिलीज कर रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है। इसलिए बढ़ गया है क्योंकि प्लेनर sp2 बन गया है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गया है। तो जो फ्लिपिंग का जो मैकेनिज्म होता है वो 1 डिग्री अमीन्स में भी दिखता है, 2 डिग्री में भी दिखता है, 3 डिग्री में भी दिखता है। तो फ्लिपिंग तीनों में हो रहा है, तीनों में फ्लिपिंग होगा तो तीनों का बेसिसिटी थोड़ा थोड़ा करके घट जाएगा, लेकिन किस में ज़्यादा घटेगा, बेसिसिटी उसमें ज़्यादा घटेगा जिसमें फ्लिपिंग ज़्यादा होगा, और जिसमें फ्लिपिंग कम उसका बेसिसिटी ज़्यादा, क्योंकि जिसमें ज़्यादा फ्लिपिंग होगा उसका ये इंटरमीडिएट ज़्यादा बनेगा तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी कम, तो बेसिसिटी कम, माने जिसमें ज़्यादा फ्लिपिंग उसका बेसिसिटी कम। तो हमें चेक करना है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री में किस में फ्लिपिंग ज़्यादा होता है। ध्यान दीजिए फ्लिपिंग का मैकेनिज्म क्या है, 3 ठो ग्रुप। फ्लिपिंग का मैकेनिज्म यही है कि 3 ठो ग्रुप नीचे की तरफ है और लोन पेयर ऊपर की तरफ है। बाद में क्या हो जाएगा, ये तीनों ग्रुप ऊपर चला जाएगा, लोन पेयर नीचे आ जाएगा। तो माने ग्रुप का पोजीशन इंटरचेंज हो रहा है, नीचे वाला ग्रुप ऊपर चला गया, ऊपर वाला ग्रुप नीचे चला गया। अब यहाँ पे देखिए ये 3 डिग्री अमीन है, ये 1 डिग्री अमीन है। 1 डिग्री अमीन में तीनों ग्रुप में से 2 ठो ग्रुप छोटा छोटा ग्रुप है, हाइड्रोजन है, और 1 ठो ग्रुप एल्काइल ग्रुप है। लेकिन यहाँ पे तीनों ग्रुप बड़े बड़े ग्रुप्स है। एल्काइल ग्रुप एक दूसरे में बड़े बड़े बल्कि ग्रुप्स होते हैं। अब हमें पता होता है फ्लिपिंग में जो तीनों ग्रुप पहले नीचे थे वो तीनों ग्रुप ऊपर चले जाएंगे। ऊपर जाएंगे कब, जब उनका साइज छोटा होगा तभी तो आराम से ऊपर चले जाएंगे, क्योंकि ऊपर जाने का मैकेनिज्म क्या है, ये तीनों ग्रुप नीचे की तरफ है इस तरह से, ऊपर चले गए। ऊपर तभी जा पाएंगे जब उनका साइज छोटा होगा। लेकिन साइज जब भी बड़ा बड़ा हो गया, ये आर के ग्रुप का साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा, इसका साइज इतना बड़ा, तो इन दोनों में स्टेरिक रिपल्सन के कारण से जो नीचे में है वो नीचे का नीचे ही रह जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि जब भी ऊपर जाने के लिए ट्राई करेगा तो एक दूसरे के साथ रिपल्सन होगा, और रिपल्सन होने के कारण से वो रिपल्सन उसको ऊपर ही नहीं जाने देगा। माने ग्रुप में जितना ज़्यादा बल्कीनेस आ जाएगा, जितना ज़्यादा भारी आ जाएगा, कुछ इस तरह से मान लीजिए जिस आदमी का मास ज़्यादा होता है, भारी ज़्यादा होता है, उसमें मूवमेंट घट जाता है। हम लोग नॉर्मल लाइफ में भी यही देखते हैं, फैट आदमी ज़्यादा स्पीड में नहीं दौड़ पाता है। उसी तरह से जब ये बल्की बन गया तो बल्की होने के कारण से फ्लिप करना डिफ़िकल्ट हो जाता है।
अब फ्लिप करना डिफिकल्ट, तो एस कैरेक्टर का ये इंटरमीडिएट बनना डिफिकल्ट, ये इंटरमीडिएट बहुत कम बनेगा तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि ये बन रहा था तभी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा था, अब ये बनेगा ही नहीं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगा ही नहीं, तो इसका बेसिसिटी बढ़ जाएगा। तो 3 डिग्री का बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। और 1 डिग्री में सबसे छोटा ग्रुप है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे बस 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, बहुत छोटा ग्रुप तो बहुत ज़्यादा फ्लिपिंग तो बहुत ज़्यादा बेसिसिटी कम, क्योंकि फ्लिपिंग के कारण से बेसिसिटी घट जाता है। तो हम लोग बोलेंगे 3 डिग्री अमीन का बेसिसिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री अमीन का भी बेसिसिटी ज़्यादा होता है 1 डिग्री से। तो ध्यान दीजिएगा 3 डिग्री का ज़्यादा कब होगा, ये जो हम लोग जो अमीन का जो फ्लिपिंग कर रहे थे ये सब हम लोग गैसियस स्टेट में कर रहे थे। माने हम लोग शॉर्टकट के लिए क्या ध्यान रखेंगे, जब हम लोग गैसियस फॉर्म लेंगे तो गैसियस फॉर्म में 3 डिग्री अमीन का, देखिए ये है गैसियस फॉर्म में 3 डिग्री अमीन का बेसिसिटी ज़्यादा होता है 2 डिग्री से, ज़्यादा होता है 1 डिग्री से। लेकिन जब हम लोग एक्वस फॉर्म ले लेते हैं तो एक्वस फॉर्म में ध्यान रखिएगा एक्सेप्शन होता है 2 डिग्री का ज़्यादा हो जाता है 1 डिग्री से, और 1 डिग्री का ज़्यादा हो जाता है 3 डिग्री से। तो ये है एक्वस फॉर्म। और ये एक्वस फॉर्म कब, जब हमारा R मिथाइल ग्रुप हो, R जब मिथाइल ग्रुप है तब ये फॉर्म आता है। लेकिन R कुछ दूसरा ग्रुप हो जाए तब ये फॉर्म चेंज हो जाता है। मैंने R मान लीजिए इथाइल ग्रुप ले लेते हैं, तो इथाइल ग्रुप जब R हो जाएगा तो 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। तो ये तब होता है जब R हमारा इथाइल ग्रुप बन जाए। तो R इथाइल ग्रुप तो 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, फिर 1 डिग्री। लेकिन R जब मिथाइल तो 2 डिग्री, 1 डिग्री, 3 डिग्री। ये सब किसका ले रहे हैं, ये सब हम सब अमीन्स का बेसिसिटी को चेक कर रहे हैं। तो अमीन का बेसिसिटी का ऑर्डर ये आता है। जब गैसियस फॉर्म में है तो 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा, ये हम लोग अभी फ्लिपिंग से भी एक्सप्लेन किए थे कि 3 डिग्री का सबसे ज़्यादा बेसिसिटी, क्योंकि उसमें फ्लिपिंग कम तो बेसिसिटी ज़्यादा, इसमें फ्लिपिंग 1 डिग्री में फ्लिपिंग ज़्यादा तो उसका बेसिसिटी कम। तो गैसियस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में 2 डिग्री का ज़्यादा होता है, फिर 1 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, जब R मिथाइल ग्रुप होगा। तो इसको कुछ इस तरह से भी समझ सकते हैं, मैंने मिथाइल ग्रुप है, मैंने CH3NH2 ये 1 डिग्री हो गया, CH3NHCH3 2 डिग्री हो गया, CH3NCH3 और यहाँ पे CH3, तो ये 3 डिग्री हो गया। तो 3 डिग्री में देखिए ये है R, तो R यहाँ पे मिथाइल है, तो R जब मिथाइल है तब ये ऑर्डर होगा। लेकिन R CH3 के जगह पे C2H5 डाल देंगे, मैंने इथाइल डाल देंगे, तब ये ऑर्डर होगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन में मैक्सिमम एक्वस फेज में ही पूछा जाएगा, जिसमें 2 डिग्री का सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 1 डिग्री का, उसके बाद 3 डिग्री का। तो उसमें भी ध्यान रखिएगा कि एल्काइल ग्रुप क्या दिया गया है। मैक्सिमम क्वेश्चंस में एल्काइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप ही दिए जाएंगे, लेकिन फिर भी एल्काइल ग्रुप कभी कभी इथाइल ग्रुप डाल देते हैं। अब हम लोग फिर से एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और यहाँ पर भी है नाइट्रोजन, इसके पास भी लोन पेयर है। तो ये नाइट्रोजन के लोन पेयर में हमको बताना है कौन सा नाइट्रोजन का बेसिसिटी ज़्यादा होगा, ए या बी। तो देखिए ये नाइट्रोजन वाला कंपाउंड एक रिंग कंपाउंड है, यहाँ भी इसके पास लोन पेयर है, यहाँ भी इसके पास लोन पेयर है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग फ्लिपिंग की मदद से सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे चूंकि रिंग है तो रिंग में मैंने मान लीजिए पहले ये तीनों ग्रुप जो है, ये देखिए ये पहला ग्रुप नाइट्रोजन से जुड़ा, ये दूसरा ग्रुप और ये तीसरा ग्रुप, ये तीनों ग्रुप को पहले मान लीजिए नीचे की तरफ है। अब अगर इसमें फ्लिपिंग कराने के लिए जाएंगे तो तीनों ग्रुप जो नीचे की तरफ है उसको ऊपर करना पड़ेगा, लेकिन ऊपर हो ही नहीं पाएगा क्योंकि यहाँ पे एक दूसरे के साथ तीनों जुड़ा हुआ है। तो तीनों जुड़ा हुआ है तो ऊपर होने के लिए ऊपर कब होता है, जब तीनों ग्रुप डिफरेंट एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं जुड़ा है। देखिए तीनों फिंगर्स एक दूसरे के साथ नीचे की तरफ नहीं जुड़ा है, नीचे की तरफ नहीं जुड़ा है तो ऊपर आराम से उठ जाएगा। लेकिन जब नीचे की तरफ ही जुड़ गया है, इस केस में यहाँ पे जुड़ गया है, तो यहाँ पे जुड़े होने के कारण से एक रिंग में बंध गया है, और जब ये रिंग में ये सब बंध गया है तो अब ये ऊपर नहीं उठ पाएगा, ये ऊपर नहीं उठ पाएगा। लेकिन इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे तीनों फ्री है तो अभी नीचे है तो बाद में ऊपर चला जाएगा, तो बाद में ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे फ्लिपिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पे फ्लिपिंग क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये रिंग स्ट्रक्चर है। रिंग स्ट्रक्चर में कभी भी फ्लिपिंग नहीं होगा, क्योंकि रिंग स्ट्रक्चर में फ्लिपिंग कराने के लिए जाएंगे तो रिंग डिस्टॉर्ट हो जाएगा, रिंग टेढ़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे फ्लिपिंग नहीं होगा, यहाँ पे फ्लिपिंग होगा। अब यहाँ पे फ्लिपिंग होगा तो इसका sp2 हाइब्रिडाइज्ड प्लेनर इंटरमीडिएट बनेगा, इसमें प्लेनर इंटरमीडिएट बनेगा तो इसका कैरेक्टर ज़्यादा, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो बेसिसिटी इसका कम, तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम लोग बेसिसिटी पे क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमको बेसिसिटी के ऑर्डर पे काम करना है। तो देखिए एक एनिलीन दे दिया है और एक NME2 और बेंजीन का रिंग को जोड़ दिया है। अब इसमें हमको कंपेयर करना है किसका बेसिसिटी ज़्यादा होगा। तो देखिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, ये नाइट्रोजन के पास लोन पेयर, इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है, यहाँ पर भी नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है। बेसिसिटी चेक करने के लिए हम लोग नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चेक करते हैं, जिस नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा उसका बेसिसिटी ज़्यादा।
तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन का तो कोई इफेक्ट लगता नहीं, हाइड्रोजन का जीरो इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, ये भी मिथाइल का प्लस आई इफेक्ट लगेगा, और प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अपने से दूर भेजेगा और नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देगा। नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर से भी बढ़ेगा, इधर से भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे रेजोनेंस इसमें भी कर रहा है, इसमें भी कर रहा है। तो चूंकि दोनों में रेजोनेंस कर रहा है तो दोनों का रेजोनेंस का इफेक्ट कॉमन चीज़ से हम लोग कभी डिसाइड नहीं करते, हम लोग डिसाइड करेंगे अनकॉमन चीज़ से। अनकॉमन चीज़ क्या हो रहा है, यहाँ पे प्लस आई लग रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लग रहा है, तो प्लस आई के कारण से यहाँ पे लोन पेयर डेंसिटी बढ़ जाएगा, और लोन पेयर डेंसिटी बढ़ गया तो इसका बेसिसिटी बढ़ जाएगा। एक तरीका ये है सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि इसका लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस कर रहा है, इसका भी लोन पेयर सिग्मा पाई रेजोनेंस कर रहा है। चूंकि बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ एटम नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये जो ग्रुप है नाइट्रोजन का NMe2 ग्रुप, ये शो करेगा प्लस एम इफेक्ट। चूंकि बेंजीन रिंग के साथ नाइट्रोजन जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर है, तो ये भी शो कर रहा है प्लस एम इफेक्ट। तो ये प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है तो बेंजीन माइनस एम, ये ग्रुप एज अ होल प्लस एम शो कर रहा है तो ये भी माइनस एम। प्लस एम क्यों शो कर रहा है, क्योंकि बेंजीन रिंग के साथ जो भी जुड़ा हुआ एटम के पास लोन पेयर नेगेटिव चार्ज हो तो वो प्लस एम शो करता है। तो ये प्लस एम, ये माइनस एम, ये प्लस एम, माइनस एम। अब हम लोग चेक कर लेते हैं किसका प्लस एम ज़्यादा होगा। प्लस एम के कारण से क्या हो रहा है, प्लस एम के कारण से ये लोन पेयर यहाँ पे फेंकेगा और ये लोन पेयर यहाँ पे चला जाएगा, मैंने रिंग के पास चला जाएगा लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन रिंग के पास भेज रहा है, तब इलेक्ट्रॉन रिंग के पास भेज रहा है मैंने खुद के पास से इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, तभी रिंग के पास इलेक्ट्रॉन भेज रहा है। मैंने जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिंग के पास भेजेगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का अवेलेबिलिटी उसके पास से घट जाएगा। मैंने यहाँ पे जितना ज़्यादा लोन पेयर सिग्मा पाई का रेजोनेंस होगा उतना कम लोन पेयर इसके ऊपर बचेगा, और यहाँ पर भी लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस करेगा। तो रेजोनेंस लोन पेयर का दोनों में हो रहा है। अब हमको चेक करना है किस में ज़्यादा रेजोनेंस होगा। उसमें ज़्यादा रेजोनेंस होगा जिसमें इस ग्रुप का प्लस एम इफेक्ट ज़्यादा, क्योंकि प्लस एम माने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना रेजोनेंस की मदद से, इसलिए प्लस एम। तो जिसमें ज़्यादा रेजोनेंस उसमें ज़्यादा प्लस एम, या फिर बोल सकते हैं जिसमें ज़्यादा प्लस एम होगा उसमें लोन पेयर ज़्यादा रेजोनेंस की मदद से चला जाएगा। और लोन पेयर रेजोनेंस की मदद से नाइट्रोजन से चला गया तो उसका लोन पेयर डेंसिटी घट गया, और लोन पेयर डेंसिटी घट गया तो उसका बेसिसिटी घट गया। माने जिसमें ज़्यादा प्लस एम इफेक्ट होगा नाइट्रोजन का, क्योंकि प्लस एम इफेक्ट के कारण से क्या हो रहा है, प्लस एम इफेक्ट के कारण से लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो नाइट्रोजन के पास से तो लोन पेयर चला गया। हम लोग बेसिसिटी चेक करने के लिए नाइट्रोजन के पास लोन पेयर चेक करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन का लोन पेयर अभी रेजोनेंस में चला गया, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में चला गया तो नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर चला गया। अब नाइट्रोजन के पास से चला गया तो नाइट्रोजन का जो लोन पेयर चला गया है तो नाइट्रोजन H+ को अटैक करेगा कैसे। नाइट्रोजन जब H+ को अटैक करता है तभी तो बेसिसिटी बोलते हैं, क्योंकि बेसिसिटी का माने H+ को अटैक करना, और H+ को अटैक करने के लिए लोन पेयर चाहिए। लेकिन लोन पेयर रेजोनेंस में चला जाएगा तो लोन पेयर उसके पास से चला गया, और लोन पेयर चला ही गया तो H+ को कैसे अटैक करेगा। इसलिए तो लोन पेयर रेजोनेंस की मदद से इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, लेकिन जिसमें ज़्यादा चला जाएगा तो उसमें H+ को अटैक करने का टेंडेंसी कम, क्योंकि H+ को तभी अटैक करेगा जब खुद के पास नाइट्रोजन का लोन पेयर होगा। खुद जितना ज़्यादा लोन पेयर होगा उतना ज़्यादा टेंडेंसी होगा H+ को अटैक करने का, लेकिन खुद ही लोन पेयर घट जाएगा तो H+ को अटैक ही नहीं कर पाएगा। इसलिए हम लोग बेसिसिटी चेक करने के लिए नाइट्रोजन का लोन पेयर डेंसिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर डेंसिटी में अब हमको सीधा चेक करना है जिसमें प्लस एम के कारण से क्या हो रहा है, लोन पेयर ये रिलीज कर रहा है। प्लस एम मैंने रिलीज करना है, तो प्लस एम के कारण से रिलीज करेगा, जितना ज़्यादा प्लस एम उतना ज़्यादा रिलीज करेगा, जितना ज़्यादा रिलीज करेगा खुद के पास से लोन पेयर उतना ज़्यादा घट जाएगा। जितना ज़्यादा रिलीज करेगा तो खुद से रिलीज कर दिया तो खुद के पास घट गया, खुद के पास घट गया तो बेसिसिटी घट गया। तो हमको चेक करना है किस में प्लस एम होगा, जिसमें ज़्यादा प्लस एम उसमें खुद ज़्यादा घट जाएगा तो बेसिसिटी कम, माने जिसमें ज़्यादा प्लस एम उसमें बेसिसिटी कम। तो अब हमको चेक करना है NH2 ग्रुप और NMe2 ग्रुप किसका प्लस एम ज़्यादा होता है। तो ये हम लोग पहले ही प्लस एम वाला ऑर्डर में कर चुके थे कि NH2 ग्रुप का प्लस एम ज़्यादा होता है, तो इसका प्लस एम ज़्यादा होगा तो यहाँ से लोन पेयर डेंसिटी घट जाएगा तो इसका बेसिसिटी घट जाएगा। तो इसको प्लस एम से भी हम लोग इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखिएगा, इसको दोनों तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता था। इसको हम लोग प्लस आई से भी एक्सप्लेन कर सकते थे और इसको प्लस एम से भी एक्सप्लेन किया जा सकता था। अब एक बात ध्यान दीजिए, अब हम लोग देखिए, अब हम लोग करेंगे एक टॉपिक है, इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, इसी को SIP भी बोला जाता है। SIP का माने स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। ये किस में देखा जाता है, ये सिर्फ हम लोगों को एनिलीन डेरिवेटिव्स में देखा जाएगा। माने ये हमारे पास एक एनिलीन है, एनिलीन का डेरिवेटिव ऑर्थो मिथाइल एनिलीन, और दूसरा डेरिवेटिव ये। तो अब इसमें हमको चेक करना है कौन ज़्यादा बेसिक होगा, ये बेसिक या ये ज़्यादा बेसिक। तो बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है, KB का ऑर्डर। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, चूँकि मेनली हम लोग जब एनिलीन का बेसिसिटी चेक करते हैं तो अब आपको मान के चलिए कि इसमें हम लोग का क्वेश्चन में एक्वस सोल्यूशन दिया है, मतलब सोल्यूशन के पास हमारे पास H+ है।
ये क्वेश्चन में नहीं भी बोला रहेगा तो आपको मानना पड़ेगा कि क्वेश्चन में H+ दिया हुआ है, मैंने सोल्यूशन में H+ पहले से है। अब H+ जब भी होगा तो H+ होने से क्या होगा चेक कर लीजिए। H+ होने से ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, तो दोनों लोन पेयर H+ को अटैक करेगा। अब ये अगर लोन पेयर की मदद से H+ को अटैक करता है तो देखिए ये क्या बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे पास बेंजीन का रिंग, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास NH3+ बन जाएगा और CH3 यहाँ पे नाइट्रोजन के पास NH3+ बन जाएगा और यहाँ पे कोई ग्रुप है नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, चूँकि ये हमारा एक्वस मीडियम है तो हम लोग पहले से ही मान के चल रहे हैं कि हमारे पास एक्वस मीडियम है। तो एक्वस मीडियम है तो एक्वस मीडियम में हमारे पास H+ भी रहता है, OH- भी रहता है। माने H+ OH- का रहना माने H2O का रहना, माने सोल्यूशन में हमारे पास H2O है, H2O है तो H+ भी है, OH- भी है। तो H+ था तो ये H+ को देख के नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को अटैक किया तो NH3+ बन गया। पहले NH2 था, नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको अटैक किया तो NH3+ बन गया। अब क्या होगा कि H2O चूंकि सोल्यूशन में है, एक्वस सोल्यूशन है, तो लोन पेयर देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन के ऊपर में प्लस चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर में लोन पेयर है, या फिर ऑक्सीजन के ऊपर में डेल्टा- बोल दीजिए या फिर नेगेटिव चार्ज बोल लीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो उसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज। अब इस पार्शियल नेगेटिव चार्ज और H+ में अट्रैक्शन होगा। देखिए यहाँ पे प्लस चार्ज और ऑक्सीजन के पास पार्शियल माइनस, तो पार्शियल माइनस प्लस में अट्रैक्शन। फिर यहाँ से कोई दूसरा H2O होगा, ये भी इसके साथ अट्रैक्शन करेगा। फिर यहाँ से दूसरा कोई H2O होगा तो ये भी इसके साथ अट्रैक्शन करेगा। यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी H2O है तो यहाँ भी इसके साथ अट्रैक्शन करेगा। यहाँ भी H2O है, ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, ये भी अट्रैक्शन करेगा। ये H2O के पास माइनस चार्ज, ये भी अट्रैक्शन करेगा, यहाँ पे अट्रैक्शन करेगा। तो आप खुद सोचिए कि किस में ज़्यादा H2O इसके साथ अट्रैक्ट करेगा। अब समझिए H2O के अट्रैक्शन होने के कारण से H2O के पास ऑक्सीजन के पास माइनस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज में अट्रैक्शन। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा, जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा उतना ज़्यादा ये प्रोडक्ट स्टेबल बनेगा। अब हमको देखना है कि किस में H2O ज़्यादा अटैक करेगा। H2O उसमें ज़्यादा अटैक करेगा जिसमें H2O को अटैक करने का जगह ज़्यादा है। जहाँ पे H2O का अटैक करने का जगह नहीं है, माने जहाँ पे मान लीजिए पहले से जाम लगा हुआ है, तो पहले से बैरियर है या फिर जाम लगा हुआ है तो H2O अटैक नहीं कर पाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए CH3 ग्रुप का यहाँ पे बल्की ग्रुप है, तो ये बल्की ग्रुप होने के कारण से यहाँ जो H2O होगा ये H2O इधर से अटैक नहीं कर पाएगा, इधर का जो H2O होगा वो भी अटैक नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे तो कोई बल्की ग्रुप नहीं है तो नीचे का यहाँ पे जो H2O था वो बड़ा आराम से अटैक कर लेगा, इधर का भी H2O आराम से अटैक कर लेगा, इधर से भी H2O अटैक से आराम कर लेगा। तो हम लोग को ये देखने में मिल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक बल्की ग्रुप है, स्टेरिक हिंड्रेंस होने आया है और स्टेरिक हिंड्रेंस होने के कारण से यहाँ पे ऑक्सीजन H2O इस H+ को अटैक नहीं कर पा रहा है। ये H2O इस प्लस चार्ज को अटैक करके सॉल्वेशन नहीं कर पाए। सॉल्वेशन इसी को बोलते हैं। वाटर का मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन के पास नेगेटिव चार्ज होता है वाटर का मॉलिक्यूल, वो नेगेटिव चार्ज जब किसी भी प्लस चार्ज को अटैक करता है या फिर प्लस चार्ज के साथ अट्रैक्शन वाला इंटरेक्शन करता है तो उसको सॉल्वेशन बोलते हैं या फिर हाइड्रेशन बोल दीजिए। सॉल्वेशन हाइड्रेशन एक ही बात है। तो यहाँ पर हाइड्रेशन कम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे CH3 एक बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप होने के कारण से नीचे वाला H2 यहाँ पे इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है। लेकिन यहाँ पे वैसा कोई ग्रुप ही नहीं है, तो यहाँ पे कोई भी ग्रुप नहीं है तो ये नीचे वाला H2 भी बड़ा अच्छा से हाइड्रेशन हो रहा है। तो हमको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक H2O का हाइड्रेशन, दो H2O का हाइड्रेशन, बस दो H2O का हाइड्रेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 2 H2O का हाइड्रेशन, यहाँ पे 5 H2O का हाइड्रेशन, मैंने यहाँ पे 2 ठो अट्रैक्शन का फोर्स मिला, प्लस माइनस का अट्रैक्शन 2 ठो, यहाँ पे प्लस माइनस का अट्रैक्शन 5 ठो। तो ज़्यादा अट्रैक्शन तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा और ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगा तो ज़्यादा स्टेबल। तो इन दोनों में कौन ज़्यादा स्टेबल? इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल। इन दोनों में ये ज़्यादा स्टेबल क्यों? क्योंकि ज़्यादा अट्रैक्शन याद रखिएगा पॉइंट, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन होता है तो एनर्जी रिलीज होता है और एनर्जी रिलीज होगा तो सिस्टम स्टेबल बनेगा। तो ज़्यादा अट्रैक्शन, ज़्यादा एनर्जी रिलीज, ज़्यादा स्टेबल। तो ये यहाँ से जो प्रोडक्ट बना, इसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बना और इसका प्रोडक्ट कम स्टेबल बना। अब इसका प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल बना तो ये इसका प्रोडक्ट अगर भी ज़्यादा स्टेबल बन रहा है तो ये 100% इधर जाएगा, ये रिएक्शन 100% इधर शिफ्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि ये देख रहा है जब भी मैं रिएक्शन प्रोडक्ट की तरफ जाता हूँ तो प्रोडक्ट मेरा स्टेबल बन जाता है। अब सबको स्टेबिलिटी अच्छा लगता है तो स्टेबिलिटी में जाने के लिए 100% इधर भाग जाएगा। अब समझिए ये 100% जब इधर भागेगा तो ये रिएक्टेंट जो था पहले, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कैसे बन रहा है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ कैसे भाग रहा है? रिएक्टेंट प्रोडक्ट की तरफ तब भाग रहा है जब नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को अटैक कर रहा है। नाइट्रोजन का लोन पेयर जब भी H+ को अटैक कर देगा तो NH3+ बन जाएगा और जब भी NH3+ बन जाएगा तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा। मैंने रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए बस यही चाहिए कि नाइट्रोजन का लोन पेयर जब भी H+ को अटैक करे तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बन जाता है।
तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब बनता है जब नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को अटैक करता है। तो देखिए आप खुद से देख सकते हैं, नाइट्रोजन का लोन पेयर H+ को अटैक किया तो प्रोडक्ट बन गया। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का टेंडेंसी कम, यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का टेंडेंसी ज़्यादा। क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट बनने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो ये सोचेगा कि मैं प्रोडक्ट बन जाऊँ। अब ये सोचेगा प्रोडक्ट बनने के लिए मुझे H+ को अटैक करना पड़ेगा, तो मैं जल्दी से प्रोडक्ट बन जाऊँगा। जब भी प्रोडक्ट बन जाऊँगा तो ज़्यादा स्टेबल बन जाऊँगा, और स्टेबिलिटी के लिए ये बहुत ज़्यादा H+ को अटैक करेगा। लेकिन ये H+ को ज़्यादा अटैक नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा H+ को अटैक करेगा। तो जब भी बहुत ज़्यादा H+ को अटैक करेगा तो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, बहुत स्टेबल। इसका माने ये कि बहुत ज़्यादा H+ को अटैक करेगा, लेकिन ये H+ को कम अटैक करेगा। तो ये H+ को ज़्यादा अटैक कर रहा है, ये H+ को कम अटैक कर रहा है। जो भी H+ को जितना ज़्यादा अटैक करता है उसी को तो बेसिसिटी बोलते हैं। बेसिसिटी का माने H+ को अटैक करना। तो ये वाला जो सिंपल एनिलीन था इसका, तो ये सिंपल एनिलीन H+ को ज़्यादा अटैक कर रहा है। लेकिन हमारे पास जो ये ऑर्थो डेरिवेटिव था, ध्यान रखिएगा ये SIP ऑर्थो इफेक्ट में का भी एक तो सब पार्ट है। तो यहाँ पे ऑर्थो इफेक्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पे एनिलीन का ऑर्थो डेरिवेटिव के कारण से, ये देखिए ऑर्थो डेरिवेटिव के पास कोई भी एक बल्कि ग्रुप आ गया है, तो ऑर्थो डेरिवेटिव ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप के कारण से स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, ये बड़ा सा ग्रुप, तो स्टेरिक बड़ा सा ग्रुप H2O को अटैक करने से इनहिबिट कर रहा है। H2O का अटैक को प्रोटोनेशन बोलते हैं। तो स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, चूंकि अटैक करने में रोक रहा है, रुकावट, तो इसलिए स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। तो यहाँ पे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन होने के कारण से ये नाइट्रोजन का अटैक करने का टेंडेंसी कम, यहाँ पे नाइट्रोजन का अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा। नाइट्रोजन का जितना ज़्यादा H+ को अटैक करने का टेंडेंसी उतना ज़्यादा बेसिसिटी। तो यहाँ पे अटैक करने का टेंडेंसी ज़्यादा, तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा। तो इस तरह से हम लोग याद रखेंगे कि, और एक बात ध्यान रखना है कि ये SIP रूल सिर्फ एनिलीन के डेरिवेटिव्स में ही देखा जाता है, और एनिलीन के डेरिवेटिव में सिर्फ ऑर्थो का जो आइसोमर होगा, ऑर्थो का आइसोमर में ध्यान दीजिएगा। तो हम लोग ऑर्थो इफेक्ट में देख कर लिए हैं, SIP भी लगता है, SIR भी लगता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से भी ऑर्थो इफेक्ट का काम होता है। तो हमें ये सब ध्यान में रखना है। एनिलीन में ध्यान रखिएगा, एनिलीन का जो ऑर्थो डेरिवेटिव होता है वो ऑर्थो डेरिवेटिव का बेसिसिटी पैरा मेटा डेरिवेटिव से सबसे कम होता है। वो ऑर्थो का डेरिवेटिव का बेसिसिटी याद रखना है हमें कि वो और मेटा पैरा आइसोमर से बहुत कम होता है। तो वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन से। अब देखिए हमारे पास 3 कंपाउंड दिया है, तीनों कंपाउंड हमको ये बताना है कि कौन सा कंपाउंड ज़्यादा एसिडिक। कंपाउंड का एसिडिटी नहीं चेक करना है, हमें चेक करना है हाइड्रोजन का एसिडिटी। माने हमको ये चाहिए कि कौन सा हाइड्रोजन इस कंपाउंड में ज़्यादा एसिडिक है। तो देखिए एक है कंपाउंड HA, दूसरा कंपाउंड है ये हाइड्रोजन HA और ये हाइड्रोजन HB। अब HA HB में कौन ज़्यादा एसिडिक? एसिडिक के लिए हम लोग क्या करते हैं, एसिडिक के लिए हमारा एक ही तरीका होता है कि H+ को हटा दीजिए, H+ को हटा दीजिए। H+ के हटते ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। H+ हट गया, H+ हटाते ही नेगेटिव चार्ज बन गया। अब नेगेटिव चार्ज जब ही यहाँ पे बनेगा तो नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, ये बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, तो नेगेटिव चार्ज तीनों बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। यहाँ कभी नेगेटिव चार्ज देख रहे हैं, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग, तीनों बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा। लेकिन चूंकि ये तीनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के साथ जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट होने के कारण से ये तीनों बेंजीन रिंग एक ही प्लेन में लाई करेगा। लेकिन यहाँ पर जो तीनों बेंजीन रिंग है, क्योंकि बेंजीन एक बहुत ही बल्कि ग्रुप होता है, तो ये बहुत बड़ा सा बल्कि ग्रुप, ये बहुत बड़ा सा बल्कि ग्रुप, इन दोनों ग्रुप में रिपल्सन होता है, और रिपल्सन के कारण से ये बेंजीन घूम जाएगा, परपेंडिकुलर घूम जाएगा, ये बेंजीन परपेंडिकुलर घूम जाएगा। तो परपेंडिकुलर घूमने के कारण से यहाँ पे माइनस सिग्मा पाई का जो रेजोनेंस हो रहा था, तो रेजोनेंस घट जाएगा, रेजोनेंस घट जाएगा। रेजोनेंस क्यों घट गया? क्योंकि ये बेंजीन रिंग और इस बेंजीन रिंग में बहुत अच्छा रिपल्सन हो रहा है। रिपल्सन के कारण से जब हम लोग SIR में भी पढ़ते थे स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, उसमें स्टेरिक बहुत सारा बल्कि ग्रुप होने के कारण से ग्रुप घूम जाता था, और ग्रुप के घूमने के कारण से रेजोनेंस टूट जाता था। वही केस यहाँ पर हो रहा है, चूँकि ये दोनों बड़े ग्रुप से, बड़े ग्रुप में रिपल्सन होगा, रिपल्सन के कारण से ये सब ग्रुप घूम जाएगा, और जब भी ग्रुप घूम जाएगा तो रेजोनेंस घट जाएगा, तो रेजोनेंस घट जाएगा। लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ग्रुप अब घूम नहीं सकता है, इस कंपाउंड में इसलिए नहीं घूम सकता है क्योंकि ये एक दूसरे के साथ जॉइंट है, कंपाउंड पहले से ही जॉइंटेड है, लेकिन यहाँ पे कोई जॉइंट नहीं है। तो जॉइंट होने के कारण से सब रिंग एक ही प्लेन में लाई करेंगे, लेकिन यहाँ पे जॉइंट नहीं है तो रिंग सब घूम जाएंगे। घूम जाने के कारण से रेजोनेंस टूट गया, लेकिन यहाँ पे रेजोनेंस है, तो रेजोनेंस है तो ये ज़्यादा स्टेबल, और ये ज़्यादा स्टेबल तो ये ज़्यादा एसिडिक। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एसिडिटी HB का ज़्यादा होगा देन HA। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेंगे, इसमें हमको बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड करना है। तो ये जो क्वेश्चन था इसको याद करके रख लीजिएगा इस क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर से आ सकता है। ये क्वेश्चन अब देखिए,
हमारे पास ये कंपाउंड है, इस कंपाउंड में हमको बताना है कौन सा नाइट्रोजन, इस कंपाउंड में 3 नाइट्रोजन दिया गया है हमारे पास, नाइट्रोजन ए, नाइट्रोजन बी, नाइट्रोजन सी। ये नाइट्रोजन ए, नाइट्रोजन बी, नाइट्रोजन सी, तो तीनों नाइट्रोजन का बेसिसिटी का ऑर्डर बताना है। तो देखिए ये रिंग को ध्यान दीजिए, ये हमारे पास रिंग है, इस रिंग में ये भी नाइट्रोजन sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज। एक बात याद रखिएगा, जब भी कोई लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है तब हम लोग उस लोन पेयर को हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। चूंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लोन पेयर सिग्मा पाई, तो इसलिए नाइट्रोजन का लोन पेयर को हम लोग रेजोनेंस में इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे। और इसको हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं करेंगे तो इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 और इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp2, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड बना है। तो ये पूरा रिंग प्लेनर बन गया। प्लेनर बनने के साथ देखिए एक तो लोन पेयर माने एक 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, माने 6 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ ये रिंग हमारा एरोमेटिक रिंग है। तो अब ये रिंग एरोमेटिक कब बना? जब लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब लोन पेयर के रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करने के कारण से रिंग अगर एरोमेटिक बनता है तो वो लोन पेयर 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। माने ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है। अब ये लोन पेयर बहुत ज़्यादा रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो लोन पेयर के यहाँ से अवेलेबिलिटी कम, क्योंकि रेजोनेंस में भाग रहा है, रेजोनेंस में भाग रहा है तो यहाँ से लोन पेयर का यहाँ रहने का टेंडेंसी कम, क्योंकि लोन पेयर यहाँ पे भाग जाएगा, यहाँ पे रेजोनेंस में इससे रेजोनेंस होगा, लोन पेयर रेजोनेंस के लिए भाग जाएगा, रेजोनेंस के लिए जब भी भाग जाएगा तो यहाँ पे अवेलेबिलिटी कम। तो सबसे कम बेसिक ये नाइट्रोजन होगा, क्योंकि इस नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है ही नहीं, क्योंकि ये लोन पेयर देख रहा है कि मैं एरोमेटिक में रेजोनेंस कर रहा हूँ तो रिंग एरोमेटिक बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बन रहा है, बहुत ज़्यादा स्टेबल बनेगा तो 100% रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा। माने मान लीजिए यहाँ पे लोन पेयर होगा ही नहीं, पूरा रेजोनेंस के लिए भाग जाएगा, पूरा रेजोनेंस के लिए भाग जाएगा तो यहाँ पे लोन पेयर का अवेलेबिलिटी कम, लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम, इसलिए बी का बेसिसिटी सबसे कम। अब ए सी में कंपेयर करेंगे तो ए सी में देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन का लोन पेयर है, तो लोन पेयर सिग्मा पाई थोड़ा रेजोनेंस होगा, लेकिन ये जो नाइट्रोजन का लोन पेयर है ये sp2 ऑर्बिटल में है, ये नाइट्रोजन का लोन पेयर प्योर p ऑर्बिटल में है। तो हम लोग पता है रेजोनेंस p ऑर्बिटल के ओवरलैप से होता है, तो इसका p ऑर्बिटल इसका p ऑर्बिटल में ओवरलैप होकर रेजोनेंस हो सकता है। लेकिन चूंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर sp2 ऑर्बिटल में है और sp2 ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो परपेंडिकुलर होने के कारण से ये नाइट्रोजन कभी भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसका इसलिए ये यहीं का यहीं रह जाएगा। और चूंकि ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है इसलिए ये थोड़ा सा देखिए ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, ये भी रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, लेकिन ये ज़्यादा करेगा क्योंकि इसका पार्टिसिपेशन के कारण से रिंग एरोमेटिक बन रहा है और इसका पार्टिसिपेशन के कारण से रिंग एरोमेटिक नहीं बनेगा। तो चूंकि इसके कारण से एरोमेटिक बन रहा है इसलिए ज़्यादा करेगा, ये कम करेगा तो इसका बेसिसिटी ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा बेसिसिटी हो जाएगा सी, क्योंकि सी पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। दूसरा तरीका से ये ऐसा भी सोच सकते हैं कि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर, ये लोन पेयर यहाँ पे रेजोनेंस किया, देखिए लोन पेयर यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर था तो ये लोन पेयर यहाँ पे आया, और जब भी लोन पेयर यहाँ पे आया तो ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे आ गया। तो ये इस ग्रुप को ध्यान दीजिए, ये एक गुआनिडीन ग्रुप है और गुआनिडीन ग्रुप हम लोग जानते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होता है और उसका सबसे ज़्यादा बेसिक नाइट्रोजन कौन सा, जो नाइट्रोजन डबल बॉन्ड बनाता है। क्योंकि ये नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आया, पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे, जैसे ही पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो देखिए नाइट्रोजन का नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, पहले से लोन पेयर के कारण से बढ़ा है, तो दूसरा बढ़ा है नेगेटिव चार्ज कारण से। तो लोन पेयर नेगेटिव चार्ज दोनों के कारण से नाइट्रोजन का चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसलिए बढ़ गया क्योंकि नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे आया और जब भी यहाँ पे आया तो ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया, नेगेटिव चार्ज बन गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गया, इसलिए भी इसका बेसिसिटी सबसे ज़्यादा। तो ये ऐसा क्वेश्चन हमें आना चाहिए। अब देखिए, अब हम लोग 2 ठो एसिड का नाम लेंगे। 2 ठो एसिड में से एक ठो एसिड होता है पिक्रिक एसिड, 2 ठो एसिड और दूसरा होता है स्क्वायरिक एसिड। तो ये याद रखना है आपको कि पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड अगर एग्जाम में आ जाए तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो मैंने दूसरा एसिड के साथ इसका कंपैरिजन नहीं करेंगे, जनरली इन लोगों का एसिडिटी सबसे ज़्यादा बोल देना है। तो ये है पिक्रिक एसिड और देखिए ये हो गया स्क्वायरिक एसिड, तो ये स्क्वायरिक एसिड हो गया और ये है पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड सबसे ज़्यादा बहुत एसिडिक होता है। ये एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि H+ को हटाइए नेगेटिव चार्ज बनाइए, H+ को हटते ही नेगेटिव चार्ज बनेगा। और ये रिंग देखिए, यहाँ पे पाई बॉन्ड टूटेगा इधर, पाई बॉन्ड टूटेगा इधर, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज, 2 पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रिंग एरोमेटिक। जब भी रिंग एरोमेटिक बन गया तो यहाँ पे रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि रेजोनेंस नेगेटिव चार्ज का बहुत ज़्यादा होगा और क्योंकि रेजोनेंस के कारण से और रिंग एरोमेटिक भी बन रहा है तो इसके कारण से ये कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल बन गया। कंजुगेट बेस क्यों ज़्यादा स्टेबल बन रहा है? क्योंकि रिंग एरोमेटिक बन रहा है और एरोमेटिसिटी के कारण से कंजुगेट बेस स्टेबल बन गया है, इसलिए स्क्वायरिक एसिड का कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल, कंजुगेट बेस बहुत ज़्यादा स्टेबल, तो एसिडिटी बहुत ज़्यादा, इसलिए स्क्वायरिक एसिड का एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है।
यहाँ पे पिक्रिक एसिड में बात है H+ को हटा के नेगेटिव चार्ज बनाइए। अब नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा और NO2 ग्रुप का -M लगेगा, यहाँ से -M लगेगा, -M माने इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन को जितना खींचेगा यहाँ से इलेक्ट्रॉन उतना घटेगा, और इलेक्ट्रॉन जितना घटेगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ेगा। चार्ज घटेगा, चार्ज घटते ही स्टेबिलिटी बढ़ता है, और स्टेबिलिटी जैसे ही बढ़ेगा तो इसका कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ा, कंजुगेट बेस का स्टेबिलिटी बढ़ा तो इसका एसिडिटी बढ़ जाएगा। तो ये हमें कुछ स्क्वायरिक एसिड और पिक्रिक एसिड एक्सेप्शनली ध्यान रखिएगा, इन दोनों का ये एसिडिटी बहुत ज़्यादा होता है।